आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए पढ़ते हैं आज की एक डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम है राघव और मैं एक साधारण सा इंसान जो अपने गांव से दिल्ली की यात्रा पर निकला था। घर से निकलते समय मेरी माँ ने मुझे एक पुरानी फटी पुरानी पोटली दी थी जिसके साथ एक चेतावनी थी। इसे कभी मत खोलना राघव, इस पोटली में कुछ ऐसा है जो तुझे नहीं जानना चाहिए। लेकिन माँ की बात को मैंने हंसकर टाल दिया, मगर उस रात आरोही एक्सप्रेस में उस पोटली का राज खुला। यह कहानी उस भयानक रात की है जब मैंने न सिर्फ उस पोटली का रहस्य देखा बल्कि उन आत्माओं से मुलाकात की जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के करीब 10:45 हुए थे और आरोही एक्सप्रेस अपने समय से थोड़ा देर से स्टेशन से रवाना हुई। मैं स्लीपर कोच की ऊपरी बर्थ पर था। कोच में हल्की सी रोशनी थी और बाहर घना कोहरा छाया था। मैंने पोटली को अपने बैग के पास रखा। उसका कपड़ा ठंडा और खुरदरा था और उसमें से हल्की सी गंध भी आ रही थी। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी और साथ ही अब ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ी। कोच में सन्नाटा था, सिवाय पहियों के खटखट और कभी कभार दूर से आती भेड़ियों की आवाज के। मेरे सामने वाली बर्थ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसका नाम बाद में पता चला, जो था काशीनाथ। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उसने पोटली की ओर देखा और कहा, यह पोटली अच्छी नहीं है बेटा, इसे दूर रख। पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने काशीनाथ की बात को अनसुना किया और सोने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा कि पोटली में कुछ हिला और मैं चौंक कर उठा। पर क्या यह मेरा वहम था? मैंने टॉर्च जलाई और पोटली को देखा तो उस पर कुछ अक्षर बने थे जो पहले नहीं दिखे थे। मैंने काशीनाथ की ओर देखा, लेकिन वह गायब था और उसकी बर्थ खाली थी और ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। बाहर कोहरा इतना घना था कि प्लेटफॉर्म का नाम भी नहीं दिख रहा था। मैंने खिड़की से झांका और वहां एक औरत खड़ी थी जो दिखने में लंबी, पतली और पूरी तरह सफेद साड़ी में थी। उसका चेहरा कोहरे में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मेरी ओर देख रही थी। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, पोटली खोल दे। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन तभी कोच में एक नया यात्री आया जो एक जवान लड़की थी जिसका नाम उसने माया बताया। वह मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठी और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ठंडक थी। उसने पोटली की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारी है? इसमें कुछ अजीब है ना? मैंने हल्के से हामी भरी, लेकिन मेरे मन में डर बढ़ने लगा। माया ने अपनी एक किताब निकाली और पढ़ने लगी, लेकिन उसकी किताब के पन्नों पर कोई अक्षर नहीं थे, सिर्फ काले टेढ़े मेढ़े निशान थे। यह देखकर मैंने पूछा, यह क्या पढ़ रही हो? तो उसने जवाब दिया, कुछ ऐसा जो तुम्हारी पोटली से जुड़ा है। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसका मतलब क्या वह जानती थी कि पोटली में क्या है? अब रात गहरा रही थी। मैंने पोटली को छुआ और वह पहले से भारी लग रही थी। मैंने उसे खोलने का फैसला किया और जैसे ही मैंने उसकी गांठ खोली तभी एक ठंडी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई और जब पोटली में देखा तो उसमें एक पुराना कागज, सूखे फूल और एक काला पत्थर था। कागज पर कुछ लिखा था, लेकिन वह कोई जानी पहचानी भाषा नहीं थी। मगर तभी माया ने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने गलती कर दी। और तभी कोच की लाइटें झपकने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, मुझे आजाद कर। यह सुनकर मैंने पत्थर को उठाया, लेकिन वह गर्म था और इतना गर्म कि मेरे हाथ में जलन होने लगी। मैंने उसे फर्श पर फेंका और वह टूट गया। टूटते ही उससे काला धुआं निकला जो कोच में फैलने लगा। धुएं में एक औरत का चेहरा उभरा जो वही थी जिसे मैंने स्टेशन पर देखा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका मुंह सामान्य आकार में बड़ा था। तभी माया चीखी और अपनी बर्थ के नीचे छिप गई, लेकिन काशीनाथ, जो अब फिर से अपनी बर्थ पर था, शांत बैठा रहा। उसने कहा, यह अम्मा है, इसे तुमने जगाया?
मैंने काशीनाथ से पूछा, यह अम्मा कौन है? उसने बताया, यह एक प्राचीन आत्मा है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने इस पोटली में कैद किया था। यह हर एक 1000 किलोमीटर पर किसी को अपना शिकार चुनती है। और उसकी बातें सुनकर मेरा खून जम गया। तो क्या अब मैं उसका अगला शिकार था? मगर अब ट्रेन भी किसी अनजान रास्ते पर थी। बाहर देखा तो जंगल था और खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। तभी कोच के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, अम्मा ने मुझे भेजा है, पोटली दे दो। मगर मैंने डरते हुए दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह बच्चा गायब हो चुका था। माया भी अब डरी हुई थी। उसने बताया कि वह एक इतिहासकार है और पुरानी आत्माओं पर शोध करती है। और उसने कहा, यह पोटली एक शाप है, इसे जलाना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन मेरे पास माचिस नहीं थी। तभी काशीनाथ ने अपनी जेब से एक पुरानी लाइटर निकाली और कहा, जलाओ, लेकिन सावधान रहना, अम्मा आसानी से नहीं जाएगी। हमने पोटली को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लाइटर की लौ उसके पास गई, तभी एक भयानक चीख कोच में गूंजी और अम्मा का चेहरा अब पूरे कोच में दिख रहा था। दीवारों पर, खिड़कियों पर, यहां तक कि मेरे फोन की स्क्रीन पर। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जला सकते, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। ट्रेन अब तेजी से चल रही थी, लेकिन कोई स्टेशन नहीं दिख रहा था। कोच में बाकी यात्री गायब हो चुके थे। सिर्फ मैं, माया और काशीनाथ बचे थे। तभी फर्श पर खून के धब्बे उभरने लगे, जो धीरे धीरे एक संदेश बन गए। 1000 किलोमीटर पूरा होने पर तुम मेरे हो। यह देखकर माया ने चीख कर कहा, हमें ट्रेन रोकनी होगी। हम कोच के ड्राइवर के डिब्बे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था और अंदर से एक भयानक हंसी आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका, पर वहां कोई ड्राइवर नहीं था। सिर्फ अम्मा का चेहरा था जो ट्रेन को चला रहा था। तभी मैंने माया से कहा, हमें पोटली को नष्ट करना होगा वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। और अब हम वापस अपनी बर्थ पर आए। मैंने पोटली को फिर खोला। उसमें अब एक छोटा सा दर्पण था। माया ने कहा, यह अम्मा का दर्पण है, इसके जरिए वह हमें देखती है। मैंने दर्पण उठाया और उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरा मृत शरीर दिखा। मैंने दर्पण तोड़ दिया, लेकिन उसके टुकड़े हवा में तैरने लगे। और तभी काशीनाथ ने कहा, दर्पण तोड़ना गलती थी, अब अम्मा और गुस्से में होगी। तभी कोच की छत से खून टपकने लगा और माया ने चीख कर कहा, यह उसका क्रोध है। हमने देखा खून से फर्श पर एक चेहरा बन रहा था, जो वही बच्चे का था जो दरवाजे पर आया था। उसने कहा, अम्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी। पर मैंने माया से पूछा, क्या कोई रास्ता है? तो उसने कहा, हमें उस कागज को पढ़ना होगा, उसमें कोई मंत्र हो सकता है। हमने कागज को फिर से देखा, मगर अब उस पर हिंदी में लिखा था, जो मुझे जागृत करेगा वह मेरे साथ चलेगा। लेकिन तभी काशीनाथ ने कहा, यह मंत्र नहीं, शाप है। और उसी समय ट्रेन भी अब किसी कब्रिस्तान के पास रुकी, जहां से देखने पर बाहर सैकड़ों छायाएं दिख रही थीं, सभी अम्मा की तरह, लेकिन अलग अलग चेहरों के साथ। यह देखकर माया ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्हें अम्मा ने अपना शिकार बनाया है। तभी बच्चे की आवाज फिर गूंजी, तुम अगले हो राघव। अब डरता हुआ मैंने पोटली को खिड़की से फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह वापस मेरे पास आ गई। मगर तभी काशीनाथ ने कहा, हमें अम्मा को उसी जगह वापस भेजना होगा जहां से वह आई है। यह कहकर उसने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला और कहा, यह मेरे दादा का है, शायद यह काम करे। हमने जल्दी से ताबीज को पोटली पर रखा और एक जोरदार चीख के साथ कोच हिलने लगा। साथ ही अम्मा का चेहरा अब और भयानक हो गया था। पर माया ने ताबीज को पकड़ा और कुछ मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन तभी उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और वह अम्मा की तरह हंसने लगी। तभी काशीनाथ ने चीख कर कहा, वह माया नहीं है, अम्मा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये सुनकर मैंने माया को धक्का दिया और वह कोच के फर्श पर गिर गई। अब सिर्फ मैं और काशीनाथ बचे थे। हमने ताबीज को पोटली में डाला और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा का चेहरा अब मेरे सामने था। उसने मेरे गले को पकड़ा और मेरे शरीर में ठंडक दौड़ने लगी। मगर मैंने मां की बात याद की, सच्चाई से डर को हराओ।
तभी मैंने आंखें बंद की और जोर से चीखा, मैं तुझसे नहीं डरता। और जब मैंने आंखें खोली तो कोच फिर से सामान्य था। माया और काशीनाथ अपनी बर्थ पर थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो पोटली गायब थी, लेकिन मेरी जेब में वही काला पत्थर था। मैंने उसे खिड़की से फेंक दिया और ट्रेन दिल्ली की ओर बढ़ चली। दिल्ली स्टेशन पर उतरते वक्त मैंने माया और काशीनाथ को देखा। वे दोनों सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और माया ने मेरी ओर मुस्कुराकर कहा, फिर मिलेंगे राघव। लेकिन काशीनाथ ने सिर्फ सिर हिलाया और चला गया। तो मैंने सोचा, क्या वे वाकई इंसान थे? अब घर पहुंचकर मैंने मां से पोटली के बारे में पूछा तो उसने कहा, वह मेरे दादी की थी। उसमें एक आत्मा कैद थी जिसे हमारे पूर्वजों ने बांधा था। मगर मैंने पूछा, तो तुमने मुझे क्यों दिया? और मां ने जवाब दिया, क्योंकि सिर्फ तू उसे आजाद कर सकता था। लेकिन यह सुनकर अब मैं अपने कमरे में चला गया। मगर उस रात मेरे कमरे की खिड़की पर फिर वहीं खुरचने की आवाज आई। और जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे बिस्तर पर वहीं पोटली रखी थी। और इस बार उसमें से एक नई फुसफुसाहट आ रही थी। 1000 किलोमीटर की यात्रा फिर शुरू होगी। और ये शब्द सुनकर मैं सुन रह गया। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।